नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर के किसान सम्मिलित हैं और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान खासतौर पर एक आंदोलन के तहत दिल्ली के आसपास इकट्ठे हो रहे हैं। तमाम अवरोधों को तोड़ते हुए वो दिल्ली तक पहुंच गए हैं और केंद्र सरकार को अंततः उन्हें दिल्ली में आने की इजाजत भी देनी पड़ी है। ये आंदोलन अब किस राह पर चल रहा है, किस मोड़ पर खड़ा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी आंदोलनकारी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर। मेधा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप पिछले 3 दिनों से इस आंदोलन में पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। आप दिल्ली पहुंच गई हैं। अब ये बताइए कि किस हाल में है ये आंदोलन, किसानों में कितना जोश है और खास तौर से कल जिस तरह से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है उसके बाद क्या स्थिति बन रही है? हम तो यूपी बॉर्डर पर 25 की रात से रोके गए थे। उन्होंने हमारे रास्ते रोके तो हमने वहां डेरा डाला और फिर वहां का रास्ता भी राजमार्ग नंबर 3 रोका गया था। और हम लोग ये निश्चित समझ रहे हैं कि आंदोलन को कुचलने के लिए एक प्रकार से दमनात्मक कार्यवाही की जा रही है। हरियाणा में तो उन्होंने थोड़ा हवा में फायरिंग किया और कईयों को गिरफ्तार किया, किसी पर 302 की केस लगाई। और यूपी सरकार, हरियाणा सरकार, ये सब तो दिल्ली के आदेश पर चल रहे थे, केंद्र सरकार के। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को वहां डटना पड़ा और आखिर में ये बॉर्डर्स छोड़ने का जो निर्णय आया वो मेरे ख्याल से किसानों की और आंदोलन की ताकत है। आज हम लोग 150 प्रतिनिधि के रूप में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथी यहाँ रात को 2:30-3 बजे पहुंचे हैं बुराड़ी में। और यहाँ तक तो दिल्ली पुलिसों ने हमको एस्कॉर्ट किया, लेकिन यहाँ कितने किसान आएंगे, हजारों किसान निकले हैं। कौन कहाँ पहुंचेंगे इसकी हम तलाश कर रहे हैं। और पंजाब के, हरियाणा के किसान और उत्तर प्रदेश के किसान तो बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स लेकर निकल रहे हैं, तो यहाँ पहुंच पाएंगे। लेकिन सरकार का अगर ऐसा मानना हो कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी यहाँ लोगों को रहने दो और एक प्रकार से जेल बंद होने दो, तो हम लोग ये तो नहीं मानने वाले हैं। पर लोगों का यहाँ पहुंचना बहुत महत्व का है और वो एक हमारी जीत है। पर आगे चलकर आंदोलन होता है, सत्याग्रह के विविध रूप अपनाता है और एक ही जगह डेरा डाल के बैठना ये जरूरी नहीं है। पर साथ साथ अहिंसक रहना जरूरी है, सत्याग्रही रहना जरूरी है और कार्यक्रमों की श्रृंखला जरूरी है। तो ये सतत चलने वाला आंदोलन जो झकझोरेगा समाज को भी, आज भी सभी समाज किसान के बारे में अन्नदाता के रूप में देखकर कुछ सोचने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि अन्यथा 17 मिनट में एक आत्महत्या पर किसी को दर्द नहीं होता। तो ये बात बदलनी चाहिए। हमारी जो मांगे हैं, 3 कानून वापस लेने की, बिजली बिल वापस लेने की, वो तो है ही। और वो अभी का लक्ष्य है संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसमें कई समन्वयकों का समन्वय है। ये बहुत बड़ी ताकत है, लाखों की नहीं, मैं मानती हूँ करोड़ों की। जी मेधा जी, ये मान लिया कि एक रियायत सरकार को देनी पड़ी है दबाव में आकर, लेकिन सरकार का जिस तरह से रवैया रहा है पिछले कई सालों में, किसी भी आंदोलन को लेकर वो बहुत उदार या लचीली नहीं दिखी है। तो आपको लग रहा है कि सरकार आप जो मांगे रख रही हैं उन पर विचार करने के लिए भी तैयार है? हालांकि बातचीत के लिए बुला लिया है 3 दिसंबर को, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इनके मामले में बहुत गंभीर नहीं है। पिछली बार भी जो बैठक बुलाई थी उसमें खुद मंत्री महोदय नहीं पहुंचे थे और बातचीत टूट गई थी। नहीं, और पिछली बार जो 13 नवंबर की 7 घंटे की बातचीत थी, उसमें कानून वापस लेने की बात या एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात, इस पर तो कोई जवाब न कृषि मंत्री ने दिया और रेलवे मंत्री से तो अपेक्षा ही नहीं थी। तो और पंजाब के संगठनों को बुलाया था, हमने सबने समर्थन दिया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति में दर्शन पाल जी है, जगमोहन सिंह जी है, सतनाम सिंह जी है, पंजाब के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं। तो हम लोगों ने यही तय किया कि वो लोग जाए और बातचीत करें, देखे, कोई दिक्कत नहीं है।
पर इस बार जब 3 दिसंबर को पंजाब के संगठनों को निमंत्रण गया, तो उन्होंने साफ कहा है कि पूरे राष्ट्रीय समन्वयकों के प्रतिनिधियों को अगर आप बुलाएंगे तो ही चर्चा हो सकती है। मुझे लगता है महत्व का है, क्योंकि पंजाब को अकेला अलग करना या हरियाणा को अकेले अलग करके दमन करना, या और राष्ट्रीय ताकत जो एकजुटता के आधार पर बनी है उसको विभाजित करना, ये अगर इनका लक्ष्य है तो हम इसको भी सफल नहीं हो दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सब उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है। और तमिलनाडु, केरल से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर आसाम, उड़ीसा तक जहां जहां आंदोलन हुए हैं, वो केवल एक ही जगह नहीं है। ये विकेंद्रीकरण आंदोलन का इस बार बहुत महत्वपूर्ण असर लाएगा समाज पर भी, न केवल शासन पर। और कल संविधान दिवस पर परसों ऐसे कार्यक्रम जो हुए हैं उसकी दखल सरकार को लेनी ही पड़ेगी। तो हम लोग मानते हैं कि अब राष्ट्रीय जन आंदोलन बन रहा है, मानो नया आजादी आंदोलन बन गया है, और उसकी विचारधारा भी बहुत गहरी और व्यापक है और होनी चाहिए। हम लोग गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम अन्न सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जी, लेकिन मेरा जी, हम पिछले 24 घंटे से लगातार ये देख रहे हैं कि इस आंदोलन के बारे में ये प्रचार किया जा रहा है कि वो मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड किया जा रहा है उनको, और इसमें खालिस्तानियों का भी समर्थन आ गया है, वगैरह वगैरह। तो एक दूसरा नरेटिव सरकारी पक्ष की तरफ से चलाया जा रहा है इस आंदोलन को एक लेबल देने के लिए। तो इससे आप लोग कैसे निपटेंगे? ऐसे तो भ्रामक प्रचार करने वालों से हमको हर आंदोलन में हर बार निपटना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए कोई नया अनुभव नहीं है। कोई मुस्लिम कुछ कहे तो वो पाकिस्तानी हो जाता है, कोई सिख कोई कहे तो खालिस्तानी हो जाता है, और कोई अगर सामाजिक कार्यकर्ता कहे तो वो नक्सलवादी या माओवादी गिने जाते हैं। तो ये सब लेबल्स हम लोगों ने अपने कंधे पर लगा कर ही चलना तय किया है। और हम लोग हिंदुस्तानी हैं, पर हम लोग सामाजिक कटिबद्धता के परिवर्तनवादी भी हैं, समाजवादी भी है। और समाज सत्ताधीशों से बड़ा होता है, और वही आखिर तक टिकता है, निरंतरता का, विकास का और संवैधानिक अधिकारों का सही सोच लेकर आगे बढ़ता है। तो इसीलिए हम इससे डरते नहीं है। पर ये निश्चित कि हमको भी हमारा प्रचार नहीं तो प्रबोधन बहुत गहराई से और व्यवस्थित रणनीति केवल नहीं, पर एक अभिव्यक्ति के आधार पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, और हम लोगों को गली गली पहुंचना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि विकेंद्रित आंदोलन को हम कम महत्व का नहीं मान सकते हैं, वो बहुत महत्व का है। सरकार को अगर लगता होगा कि हम केवल दिल्ली में आकर जेल बंद होकर रहने वाले हैं किसी मैदान में भी, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारियों की जो समिति है हर जगह की, और संयुक्त किसान मोर्चा की, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय की, वो बहुत ही सोच विचार के साथ बढ़ने वाली है। अहिंसा का पथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और सत्याग्रह से हम समझौता नहीं करेंगे। मेधा जी, क्या दिल्ली में जाने के लिए किसान प्रतिबद्ध हैं, बिल्कुल दिल्ली में प्रवेश करेंगे, या जो केंद्र सरकार ने इंतजाम कर दिया कि आप बुराड़ी में बैठ के जो भजन कीर्तन करना हो करते रहिए, दिल्ली में मत आइए? देखिए, बुराड़ी भी तो दिल्ली का हिस्सा है ही, और हमने चलो दिल्ली कॉल दिया था, इन्होंने रास्ते रोके थे, इन्होंने खुद को ही दिल्ली में जेल बंद करके सभी बॉर्डर सील की थी। तो इसके सामने हमको लड़ना ही पड़ा। दिल्ली राजधानी है, प्रजाधानी नहीं है, ऐसा उनका कहना होगा, लेकिन हम लोग दिल्ली तक संचार का अधिकार रखते हैं। इस आग्रह के साथ जब डटे तो सरकारों को चुनौती मिल गई, हरियाणा के भी, उत्तर प्रदेश के भी, राजस्थान के भी। और राजस्थान सरकार ने तो हमारी साथ दी, क्योंकि उन्होंने तो किसानों के पक्ष में 3 बिल्स पारित किए हैं। अब उस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर होती नहीं होती ये देखनी पड़ेगी, लेकिन राजस्थान ने निश्चित रूप से हमें, वहाँ के विधायक ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, निर्दलीय संगठनों संस्थाओं ने आकर जो सहयोग और सहभाग दिया, उसका हमने स्वागत किया, और उसके लिए उनको धन्यवाद दिए। पर बॉर्डर्स खोलने के बाद अब दिल्ली आना तो चाहते हैं लोग, क्यों नहीं चाहेंगे।
और दिल्ली में सरकार केंद्र की एक जा रही है और दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अन्नदाताओं का स्वागत कर रही है। तो बुराड़ी ये दिल्ली जल बोर्ड की जमीन है, वो दिल्ली सरकार के कब्जे में है। उन्होंने ये भूमि हमारे लिए उपलब्ध की है। हम उसका उसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए हम इस भूमि पर आने में कोई हिचकिचाते नहीं है। और यहाँ क्या कहीं भी अगर लोग बैठे तो सरकार और समाज दखल देती है, अगर वो बड़ी जनशक्ति होती है तो कहीं भी बैठे लोग अपने अपनी ताकत पर, अपने अपनी हिम्मत पर हमारी इस तरफ से चुनौती देते हुए, मैंने कहा ना कि आंदोलन केंद्रित हो या विकेंद्रित हो, जनशक्ति का आधार ही गिना जाता है और उसकी दखल अगर नहीं लेती है कोई भी सत्ता में बैठी हुई पार्टी या सरकार, तो वो अगले चुनाव में भुगतती है। ये न जानने के इतने ये बुद्धू नहीं है, इनका सोशल मीडिया सोशल हो जाता रहा है और इनका गूगलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपने मार्ग पर डटे रहे, यही महत्व की बात है। मेधा जी, अभी तक हमने देखा कि सरकार अपना रवैया नहीं बदलती रही, चाहे नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो या दूसरे कानून बनाए हैं, चाहे श्रम सुधारों के नाम पर जो किया हो, इसने अपना पैर पीछे नहीं खींचे। तो आपको लगता है कि ये 3 जो कानून बनाए हैं इस मामले में, और इसको बड़े क्रांतिकारी कानूनों की बात कर रही है कि हम पूरे कृषि में बदलाव कर रहे हैं और इसका कारपोरेटीकरण करेंगे, तो आपको लग रहा है कि निजीकरण का जो सिलसिला चला रही सरकार उसमें पीछे हटेगी? हाँ, आसानी से नहीं हटेगी क्योंकि वो उनके भागीदारी में है और निजीकरण का मतलब मुनाफाखोरी है, जिसमें राजनेताओं का अगर हिस्सा है तो वो राजनेता कभी भी उसके ही पक्ष में रहेंगे, उसको ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज ये जरूरी है कि हम लोग निजीकरण के जो गंभीर असर देख रहे हैं, अभी तक आ चुके हैं और आगे और गंभीर होते जा रहे हैं, उसके सामने हम चुनौती न देते हुए चुप कैसे बैठेंगे। रेलवे का निजीकरण, बीएसएनएल बीपीसीएल का निजीकरण, एलआईसी का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, ये सब तो सार्वजनिक संपदा की लूट है और उन्हीं क्रिमिनल अपराधी साबित हुए उद्योगपतियों को भी 68,000 करोड़ रुपया तक कर्ज मुक्ति देना और किसानों को बाकी 17 मिनट में एक आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, ये एक दुहेरी चित्र कहीं ना कहीं इंडिया और भारत के बीच की दरार दिखाता है। और हम लोगों को इसीलिए लगता है कि पंजाब के किसानों ने जो पूरा सशक्त पहल करके एक हमला किया है वो निजीकरण पर है। तो रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद करने की बात हो, जियो सिम निकालने की बात हो, इस प्रकार का अभी प्रत्यक्ष आंदोलन और प्रत्यक्ष चुनौती ये भी जरूरी है। हम केवल बातों बातों में खोते नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि खेती में निजीकरण जो शिक्षा और स्वास्थ्य में असर आया है उस प्रकार का असर लाएगा तो न एफसीआई चलेगा न सीसीआई चलेगा। आज भी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मंडी में चल रहा खेत हम लोग चुनौती देकर ही आए हैं। अलग अलग मंडियों में जाकर खड़े रहे तो कुछ कपास अलग भाव से उनको खरीदना पड़ा, नहीं तो वो भी व्यापारियों के साथ दलाली करते हैं और खुद नहीं खरीदते हैं, नीलाम करवाते हैं जो 3 और 4,000 रुपए क्विंटल होता है, जबकि 5,850 5,725 रुपए क्विंटल का देना जरूरी है। तो आज से आगे जाकर बिहार में जैसे हुआ जब से कि निजी मंडियां शुरू की, मंडियां बंद कर दी, तो वैसे ही होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। ये जो प्रचार कर रहे हैं कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, खुला व्यापार है, तो खुली अर्थव्यवस्था से हम भुगत रहे हैं बेरोजगारी, हम भुगत रहे हैं अर्ध रोजगारी, और भुगत रहे हैं अधिकाधिक बढ़ती हुई गैर बराबरी। तो वही खेती में होगी और खेती में तो करोड़ों मजदूरों की आजीविका निर्भर है। अगर खेती खत्म होगी तो मजदूर केवल शहर के स्लम्स में रहकर बिल्कुल ही भूमिहीन अवस्था में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जो कर पाएंगे उसमें अधिकार जताने के लिए अब श्रम कानून भी नहीं रहेंगे, न ठेका मजदूर कानून रहेगा, न 300 के नीचे श्रमिक हो तो फैक्ट्री एक्ट के तहत कवर होंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट खत्म हो गया है। मतलब क्या कि अगर विवाद निर्माण होगा, अधिकार कुचले जाएंगे,
तो कोर्ट में भी नहीं जा सकेंगे। मालिक के साथ मजदूर बातचीत करें, ये कहा जाएगा। साथ साथ कहा जाएगा कि किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून ला रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले बड़ी कंपनियों से फंसाए जाते हैं, तो बस उन कंपनियों के विरोध में ये मात्र एसडीएम के या कलेक्टर के पास ही शिकायत कर सकते हैं। तो भ्रामक प्रचार के बावजूद इन बातों को अब घर घर पहुंचना है, पहुंचाई भी गई है। इसीलिए घर घर का किसान, घर घर का मजदूर बोल भी रहा है और हम लोगों को बोलना ही नहीं, लड़ना पड़ रहा है। जी, मेधा जी, मेरा अंतिम सवाल है कि जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर की तारीख दी है, जबकि तुरंत बातचीत हो सकती थी। तो ये एक लंबा समय ले रहे हैं, टालने की भी कोशिश कर रहे हैं आंदोलन। उस उम्मीद है कि आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, किसान थक हार के लौट जाएंगे। तो क्या आप इतने लंबे समय की तैयारी के साथ चल रहे हैं कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार पर दबाव डालने के लिए तो चलता रहेगा? सच तो बिल्कुल है कि किसानों के, मजदूरों के जन आंदोलनों ने तय ही किया है कि ये आंदोलन तो अनिश्चितकालीन ही रहेगा। आंदोलन एक कार्यक्रम नहीं होता है, जैसा मैंने कहा। तो 26-27 नवंबर का कार्यक्रम अपनी जगह पे था ही, पर उसको आगे कहाँ तक कैसे ले जाना है, जैसे हम लोग 27 नवंबर की कल शाम को आगरा और धौलपुर राजस्थान के बॉर्डर पर से निकलकर, जब बॉर्डर खुल गई तो पैदल चलकर आगरा की तरफ बढ़े और फिर हमारे गाड़ियों में रवाना होते हुए 220 किलोमीटर के चक्कर काटकर यहाँ पहुंचे। हम फॉरेन फंडेड एजेंसीज नहीं है, हम लोगों को गांव से चंदा करके, गांव की गाड़ियां लेकर, गांव के किसान, मजदूर, मछुआरों, पशुपालकों के प्रतिनिधि लेकर यहाँ आना पड़ा है। हमारे आदिवासी है, अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के ही नहीं, लोक संघर्ष मोर्चा के हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के हैं, राष्ट्रीय किसान खेत मजदूर संगठन के हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के हैं, मक्काम जैसे कर्नाटक के 9 संगठनों के हैं। तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ हमारा पहुंचना इसलिए जरूरी है कि अकेले पंजाब के साथ बातचीत करने का न्योता ये बार बार देकर ये कहना चाहते हैं कि आंदोलन वही है। कोई भी आंदोलन का एक न्यूक्लियस, एक केंद्र तो होता है जहां से अगुवाई होती है, और सरदारों का आंदोलन क्रांतिकारी होता ही है। तो हम उनको कोई केवल नशीले नहीं मानते हैं, हम उनको आंदोलनकारी भी मानते हैं। और ये अगर धर्म के या किसी भी आधार पर विभाजन करना चाहेंगे, तो जब आंदोलन अपने तेज तर्रार नहीं केवल, पर विचार के आधार पर बने हुए लक्ष्य को सशक्त करते हैं, तो फिर विभाजन आसान नहीं होता है। इन्होंने गोलियां चलाकर देखी, लाठियां भांज के देखी और चर्चा का निमंत्रण भी दिया, पर चर्चा कब? जबकि वो कानून पर चर्चा करेंगे और उस पर पुनर्विचार की तैयारी दिखाएंगे, तभी कोई मतलब है, नहीं तो चर्चा का मतलब नहीं। ये भी बहुत से संगठनों का अब विचार हो चुका है। और हमने देखा भी है ये कि 3 अध्यादेश लाए गए थे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को, संशोधित ही नहीं, एक प्रकार से पूर्ण रहा, विस्थापितों के या किसानों, मजदूरों के खिलाफ परिवर्तित करने के, और उन अध्यादेशों को अभी बदलना पड़ा, जबकि हम संसद मार्ग घेरते रहे, न ही चर्चा हुई। प्रधानमंत्री तो अपनी मन की बात चलाते हैं, करते हैं। तो उस जनशक्ति के साथ ही केवल ये हो गया कि हम लोग वो अध्यादेश वापस लेने के लिए उनको मजबूर कर पाए। तो कानून 44 अगर ये वापस करते हैं, तो 3 कानून वापस करने में और 1 बिजली बिल वापस करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस परीक्षा यही है कि आज के केंद्र में बैठी हुई सरकार किसान विरोधी है कि किसानों के पक्ष में है, आदिवासी विरोधी है कि आदिवासियों के पक्ष में। मध्य प्रदेश में उजाड़े वन के नाम पर 37 लाख हेक्टेयर जमीन अब प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के नाम पर कंपनियों को घुसपैठ करने का मौका देकर उनके हाथ में सौंपने की तैयारी चल रही है। तो जगह जगह हर निर्णय इनका समाजवाद के खिलाफ है। तो हम लोगों को ये लड़ाई ऐसी आगे भी बढ़ानी पड़ेगी, गहरी भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। इसलिए पर्यावरणवादियों को भी हमने ऐलान किया है कि आप भी जुड़ जाइए। प्राकृतिक संसाधनों में खेती भी आती है, खेती नहीं बचेगी और प्रकृति नहीं बचेंगी तो ये भी।
मुझे लगता है कि ये सभी बातों पर हम लोग अभी डटे हुए हैं और डटे रहेंगे तो देश में बुनियादी परिवर्तन लाने की एक संभावना जो संविधान दिवस से चल रहे नए दौर से सभी के मन में उभरी है, हमें ऊर्जा दे रही है, वो निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेधा जी। हमें उम्मीद है कि आपका किसान आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा और हम आपसे लगातार बातचीत करते हैं किसान आंदोलन जिस राह से बढ़ेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।